हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज ये लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स का सेकंड वीडियो है। तो हमने एक वीडियो आपके लिए दिया था, तो देखिए। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और इसके साथ साथ में आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो हम बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं आपको। ही बिलोंग्स टू, यानी कि इस क्वेश्चन को बताना। ही बिलोंग्स टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप, यानी कि जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है, ब्लूम्सबरी, हिज reputation research of eminent Victorians in which as a critic and writer he has represented a number of short portraits which telling iron and irrelevant and malicious insights and a keen eye for human failings. He establishes the style of modern biography. He also shows the intrigues of cardinal meaning against cardinal न्यूमैन इन एमिनेट विक्टोरियंस। तो ये कौन थे, ये बताना है आपको। ये ऑप्शन आपके चार ऑप्शन हैं। लिस्टन, यानी कि लिटन स्टैची है। ये क्या है आपका? लिटन स्टैची है। राइट ऑप्शन ए होने वाला है, लिटन स्टैची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन देख लेना आप लोग। यानी लिटन स्टैची रिवोल्यूशनाइज्ड बायोग्राफी राइटिंग, यानी कि विद एमिनेंट विक्टोरियंस 1918 में लिखा था। एक्सपोजेज द फ्लो ऑफ फेमस विक्टोरियंस लाइक, यानी फेमस विक्टोरियंस लाइक कार्डेनियल मीनिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एंड जनरल गो, यानी कि गोर्डन विद द क्रिटिकल शार्पनेस। अगला है विच मैच या मैचेस ऑफ द बायोग्राफर्स विद द ऑथर्स इज या आर करेक्ट। ये आपको मैच दिए गए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा मैच है कौन सा नहीं है मैच। एक बार देख लीजिए फिर बताइए क्या हो सकता है इसमें, मैच कौन सा है या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखो 5 ये हैं, ये बहुत सारे दिए हैं आपको। कौन सा मैच है कौन सा नहीं है। ये 9, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है ये बताना आप लोगों को। ये 9 दिया है, बहुत कुछ दिया है इसके अंदर, यानी कि वर्क दिया है और उनका राइटर दिया है। जैसे विलियम मैसन है, यानी कि ये विलियम मैसन है, थॉमस ग्रे एंड जेम्स वॉसवेल है, सैमुअल जॉनसन, रॉबर्ट सदे हैं, होरेसियो नील्सन, यानी कि होरेसियो नेल्सन है, जॉन लुकहर्ट हैं जिनके सर वाल्टर हैं, वाल्टर स्कॉट हैं, या फिर थॉमस कार्लाइन के जॉन स्टीलिंग हैं, या फिर जेम्स फ्रूट के थॉमस कार्लाइल हैं, फिर आर्चिबाल्ड रोसबरी के विलियम पिट हैं, या फिर जॉन मोरली के विलियम ग्लैडस्टन हैं, या फिर सर जॉर्ज ट्रेवलियन के थॉमस वेबिंगटन मैकली हैं। तो इनमें से बताना है कौन से राइटर हैं और कौन से राइटर के कौन बायोग्राफर हैं, ये बताना आपको। राइटर और उनके बायोग्राफर दे रखे हैं, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सभी करेक्ट हैं फ्रेंड। क्या है? ये सभी करेक्ट हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है डी, ऑल इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट यहाँ पर। तो ये वाला आपका राइट ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। यानी ऑल दीज पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड बायोग्राफर्स विद देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स। फॉर इंस्टेंस, जेम्स वार्डलेस लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोग्राफीज एवर रिटन। द आइएम्बिक पेंटामीटर, यानी वर्स ऑफ 5 feet in its unrhymed form is unknown। आपको बताना है, यानी कि जो होता है आइएम्बिक पेंटामीटर होता है इन इट्स अनराइम्ड
फॉर्म इज नाउ एज क्या जाना जाता है जिसके लिए, यानी आइएम्बिक पेंटामीटर में अनराइम्ड होता है वो क्या मार्क जाना जाता है आपको बताएंगे। वो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन डी है, ब्लैंक वर्स कहते हैं उसके लिए, यानी जिसके लिए विलियम शेक्सपियर बहुत ज़्यादा फेमस है। आइएम्बिक पेंटामीटर इज ए लाइन ऑफ वर्स with 5 metrical feet each consisting of an unstressed syllable followed by a stressed syllable, यानी कि आइएम्बिक पेंटामीटर में एक पहला अनस्ट्रेस्ड होता है, सेकंड स्ट्रेस्ड होता है, ऐसे करके 5 पेयर बनते हैं, 5 पेयर बनते हैं जिसमें यानी कि राइम्ड नहीं होती है, बस मीटर तो होता है बट राइम नहीं होती है। तो ये देखो यानी व्हेन दिस फॉर्म इज अनराइम्ड इट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स, इट वाज वाइडली यूज्ड बाय शेक्सपियर एंड मिल्टन, सबसे ज़्यादा शेक्सपियर के द्वारा यूज किया गया। हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी में हेनरी हॉवर्ड और अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस कराया था, किसके लिए कराया था आप बताना, स्टेंजा, हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स या फिर नन ऑफ दी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सी होने वाला है, हेनरी हॉवर्ड ने ब्लैंक वर्स को 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इसे इंट्रोड्यूस कराया था, सी यहाँ पर सही है। हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स अनराइम्ड यानी कि आइएम्बिक पेंटामीटर इनटू इंग्लिश पोइट्री, किसमें, इंग्लिश पोइट्री में ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, लेटर इट वाज परफेक्टेड बाय शेक्सपियर एंड मिल्टन। नेक्स्ट है ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विच अपीयर्स ऑन द जैकेट ऑफ ए बुक इज, क्या कहते हैं उसके लिए। इससे कहने का मतलब है कभी कभी आपने देखा होगा कोई किसी का एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए एक छोटा सा कवर पेज पे, यानी जो कवर पेज होता है उस पर उस एडवर्टीजमेंट को प्रिंट करा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, नहीं ऑन द जैकेट, यानी जैकेट पर, जैकेट का मतलब है जो कवर पेज है उस पर करा दिया जाता है। जैकेट ऑफ ए बुक इज क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, वर्सो कहते हैं, ब्लर्ब कहते हैं या क्वार्टराइन कह लें आप, फोलियो। तो ये वो ब्लर्ब कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्लर्ब कहलाता है। राइट ऑप्शन विल बी वी, ब्लर्ब कहलाएगा। यानी ए ब्लर्ब इज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है और प्रमोशनल पीस यानी कि किसी प्रमोशनल पीस के बारे में, प्रिंटेड ऑन द बैक और इनसाइड जैकेट ऑफ ए बुक, यानी कि बैक में यानी कि फिर या इनसाइड यानी कि जैकेट यानी कि मुख्य पेज पर बुक, यूजुअली रिटन बाय द पब्लिशर टू अट्रैक्ट रीडर्स, जो कि पब्लिशर्स के द्वारा होता है, जो कि रीडर्स के लिए अट्रैक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म, यानी कि बॉडलरिज्म, दिस मैन पब्लिश्ड an expurgated edition of William Shakespeare's plays, a version in which words and expressions are omitted, which cannot with propriety be read aloud in a family। थॉमस बॉडलर, थॉमस हैडी हैं या फिर बेन जॉनसन या फिर इस बेटलर हैं, यानी कहने का मतलब है हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म बॉडलरिज्म, बॉडलरिज्म टर्म को किसने एसोसिएट किया था, दिस मैन पब्लिश्ड एन एक्सपरगेटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेस, यानी कि एक एक्सपरगेशंस वर्क दिया था, एडिशन दिया था विलियम शेक्सपियर के प्ले पर, ए वर्जन इन विच जिसका नाम था वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर ओमिटेड विच कैन नॉट विद प्रॉपर्टी बी रीड अलाउड इन ए फैमिली, यानी कहने का मतलब है एक ऐसा वर्जन दिया था उस व्यक्ति ने जिसका नाम बॉडलरिज्म कहा गया, वो व्यक्ति जो था उसने ऐसा एडिशन दिया जिसमें विलियम शेक्सपियर के जो प्ले थे ना, उन प्ले में जो भी कोई सेक्सुअल कंटेंट होता था या गलत कंटेंट होता था उसको ओमिटेड कर दिया, उसको उस कंटेंट को हटा के उसने एक एडिशन दिया, नया एडिशन, नया वर्जन दिया जिसमें सभी प्ले को उसने ऐड किया था, जो कि अपने फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते थे। क्या है, फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते हैं। तो
ऐसे प्ले का एक कलेक्शन दिया था, वो कौन थे आपके? तो वो कोई और नहीं, थॉमस बॉडलर ही थे, जिन्होंने बॉडलरिज्म के नाम से दिया था। तो ये थॉमस बॉडलर ने क्या किया कि जो विलियम शेक्सपियर के जो वर्क थे उन सभी वर्कों में क्या काम किया, जो भी जितना वैसा कंटेंट था जो हम लोग फैमिली के साथ नहीं देख सकते, उस कंटेंट को इन्होंने ओमिटेड कर दिया और इसको लिए पब्लिश कर दिया। तो यहाँ पर ये राइट ऑप्शन ए है, यानी कि थॉमस बॉडलर पब्लिश्ड ए कंसर्ड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स इन 1880, रिमूविंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस considered indecent. This gave rise to the term Bowdlerism, meaning unnecessary or prudish, यानी कि prudish censorship। ये है। नेक्स्ट है हमारा द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, यानी कि पुलित्जर प्राइज फिक्शन के लिए दिया जाता है। इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर, यानी एक अमेरिकन ऑथर के लिए, यानी प्रीफरली डीलिंग विद, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है अमेरिकन ऑथर के लिए, आपको बताना है। यानी कि कंटेम्प्रेरी रियलिटी पे, या फिर अमेरिकन लाइफ पे, या ब्रिटिश लाइफ, या फिर वेसेक्स लाइफ। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो अमेरिकन ऑथर होते हैं उनके लिए पुलित्जर प्राइज़ दिया जाता है फिक्शन में, यानी फिक्शन में दिया जाता है, तो और किसी वर्क के लिए नहीं। वो अगर कोई भी ऐसा है जो अमेरिका के बारे में लिखे, अमेरिकन लाइफ के बारे में बताए, वहाँ के जीवन के बारे में बताए, वहाँ की संस्कृति के बारे में बताए, तो उसके लिए ये दिया जाता है। आपका अमेरिकन लाइफ के बारे में दिया जाता है, ये अमेरिकन्स के लिए। नेक्स्ट है मैड बैड एंड डेंजरस टू नाउ इज अबाउट वायरनिक हीरो हु इज ए हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, या फिर विलेन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, या फिर एंटी हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर कौन है? यानी कि मैड बैड एंड डेंजरस टू नाउ, मैड बैड एंड डेंजरस टू नाउ इज अबाउट वायरनिक हीरो, यानी कि वायरनिक हीरो जो होता है, जाना जाता है, वो किसका नाम है? तो यहाँ पर ये विलेन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, या फिर एंटी हीरो ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ये देखो आपका एंटी हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है, राइट ऑप्शन सी है। द वायरनिक हीरो इज ए कॉम्प्लेक्स करेक्टर टाइप। ये कैसा हीरो है? कॉम्प्लेक्स करेक्टर टाइप है। ऑफन रिविलियस, पैशनेट, मूडी एंड फ्लॉड, यानी डिस्क्राइब्ड एज मैड बैड एंड डेंजरस टू नाउ ही इज नॉट ए conventional hero but an anti-hero who defies social norms. Satan is Milton's Paradise Lost and Heathcliff in Emily. Bronte's Wuthering Heights are the example of, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? यानी कि जो सैटर्न है वो पैराडाइज लॉस्ट में दिखता है, एंड हीथक्लिफ इन एमिलिया ब्रॉन्टिस में दिखती है, वुथरिंग हाइट्स ये हैं, यानी कि वुथरिंग हाइट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो वैरोनिक हीरो हैं, या फिर कोड हीरो हैं, या फिर यहाँ पर स्पिरिचुअल हीरो हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये आपके वायरनिक जो है ये कोड हीरो कहलाएंगे। क्या होंगे? कोड हीरो, यानी कि राइट ऑप्शन बिल्ली, एक मिनट, सॉरी गलत हो, यानी कि ये आपका ए है, यानी कि वायरनिक हीरो है। ठीक है, सही है, ठीक है। यानी वायरनिक हीरो हैं ये, यानी बोथ सैटन एंड हेथक्लिफ डिस्प्ले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरनिक हीरो, यानी कि प्राउड, डिफेंट, पैशनेट, फ्लॉइड, यानी कि एंड ऑफन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव येट फैसिनेटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। एक बार फ्रेंड इस क्वेश्चन को देख लेना, इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है, ये कोड हीरो होगा या वायरनिक हीरो होगा, इसको एक बार चेक आप जरूर कर लें। ठीक है, द टर्म यूज्ड फॉर ए ब्रेक और ए पाउस इन द मिडिल ऑफ ए वर्स लाइन और ए काइंड ऑफ पाउस और ब्रेक इन ए लाइन ऑफ वर्स इज, क्या कहलाता है? यानी किसी एक लाइन में
एक ब्रेक जिसके लिए किसी हम लोग पंक्चुएट मार्क के द्वारा करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग सब जानते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, सीजोरा कहलाता है, वो सीजोरा कहलाता है। राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर, सीजोरा कहलाएगा। द टर्म फॉर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज, ब्यूटीफुल का मतलब राइटिंग से मतलब कैली, यानी कि उसको हम लोग ग्राफी, यानी कि ब्यूटीफुल राइटिंग कैली, और ग्राफी का मतलब ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल राइटिंग को कैलीग्राफी कहा जाता है। आपका जो सुंदर लिखता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैलीग्राफी कहते हैं, हैंड राइटिंग। एन एकेडमिक फिक्शन इज नाउ एज, क्या कहलाते हैं वो, इनके लिए हम लोग सेकंड नाम इसका कैंपस फिक्शन के नाम से भी जानते हैं, इनको कैंपस फिक्शन के नाम से भी जानते हैं। नंबर अगला है, ए कैंपस नोवेल इज ए नोवेल हुज मेन एक्शन इज सेट इन एंड अराउंड द कैंपस ऑफ ए यूनिवर्सिटी। द जेनर इज इट्स करंट फॉर्म डेट्स बैक टू द early 1950s. This kind of novel is also known as a क्या कहलाते हैं ये, एजुकेशनल नॉवेल कहलाते हैं, एकेडमिक नॉवेल कहलाते हैं, या फिर मैसिव नॉवेल कहलाते हैं, नन ऑफ दिस। ये देख लो आप लोग, एकेडमिक कैंपस की बात है, एकेडमिक नॉवेल कहलाएंगे यहाँ पर, ये राइट ऑप्शन। द कैंपस नॉवेल आल्सो कॉल्ड द एकेडमिक नॉवेल एक्सप्लोर्स themes of intellectual life, university culture and the conflicts of academies and students। इसको बताओ, कैंड्राइन refers to यानी which that read both ways and which thus form a pallianode, या verses that reads both ways and which thus form a palindrome, या फिर वर्स दैट फॉर्म ए पैलियंड, या फिर नन ऑफ दी। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला, वी होने वाला, यानी कि वर्स दैट रीड बोथ वेज एंड विच दस फॉर्म ए पैलियंड्रम। नेक्स्ट, ये representation of a person that is exaggerated for comic effect is, क्या कहलाता है, यानी ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन दैट इज एग्जाग्रेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट इज, क्या कहलाता है, कार्टून, फ्लैट करेक्टर, राउंड करेक्टर, या फिर कैरिकेचर। इसको हम लोग एग्जाग्रेटेड फॉर कॉमिक के लिए कैरिकेचर कहते हैं, यानी कि ऐसा कोई किसी प्ले के अंदर कोई ऐसा पात्र जो क्या करता है कि हंसी जैसी चीज़ें लाता है, बढ़ा चढ़ा के बातों को कहता है, वो कैरिकेचर कहलाता है। एक कैरिकेचर इज एन एग्जाग्रेटेड पोर्ट्रियल ऑफ ए पर्सन एम्फेसाइजिंग डिस्टिंक्टिव फीचर्स और ट्रेड्स यूजुअली फॉर कॉमिक और सटायरिकल इफेक्ट्स। इनकी आपने देखा होगा कभी कभी जो प्ले वगैरह हमारे वर्क होते हैं उनमें एक आपका जैसे जॉनी लीवर होते हैं, जॉनी लीवर कभी भी मूवी चलती है उसमें जो रोल ज़्यादातर क्या करते हैं, हंसी मजाक जैसी कॉमिक चीज़ें करते हैं, तो ये जो कैरेक्टर आपका कैरिकेचर कहलाता है बीच के अंदर। हाँ देखो, कार्पे डिम इज ए लैटिन फ्रेज, यानी कार्पे डिम है वो लैटिन फ्रेज है, इट मीन्स सीज द डे, यानी कि दिस फ्रेज इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द ओड्स, द एक्सेप्ट फ्रॉम दिस ओड रन्स दस, नी डम लोक्यूमर फिगरेट इनवाइडा एटास कार्प डिम, यानी कि क्विम मिनिमम क्रेडुला पोस्ट्रो, दिस फ्रेज इज फ्रॉम द ओड ऑफ, क्या कहलाता है, होमर, वर्जिल, टासो या फिर होरेस। यानी कि ये जो है किसने दिया था इस टर्म को, यानी कि कार्पे डिम होता है क्या, कार्पे डिम का मतलब होता है कि आप जो जिस समय हो उस समय को बिल्कुल इंजॉय खुल हो करके जियो, आगे क्या होगा पता नहीं, कोई मतलब नहीं हो, सीज द डे यानी पूरे दिन जीवन को एंजॉय करो, इसका मतलब ये है। तो ये किसने दिया था वो बताना, होमर ने दिया, वर्जिल ने या टैसू ने। तो यहाँ पर
ये आपका राइट ऑप्शन विल बी डी होने वाला। हॉरेस ने दिया था। किसने दिया था ये वर्ड? हॉरेस दिया था। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी का मेन फंक्शन क्या है? टीयर्स है, कथारसिस है, ह्यूमैनिज्म है। तो यहाँ पर कथारसिस होगा। राइट ऑप्शन विल बी वी होगा, कथारसिस होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथारसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। विच वर्ड इट इज? कथैरिन से लिया गया। ये वी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, वी। कथैरिन से लिया है, इस वर्ड से लिया गया है यहाँ से। ए कैरेक्टर हु चेंज इन सम इम्पोर्टेंट वे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए स्टोरी इज ए। यानी एक करेक्टर है हु चेंज, जो बदल देता है, इन सम इम्पोर्टेंट वे, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए स्टोरी इज ए। यानी एक ऐसा करेक्टर जो हमेशा बदलता रहता है पूरी स्टोरी के अंदर। वो क्या है? बदलता रहता है, चेंज हो सकता है। तो ऐसे करेक्टर को क्या करते हैं? यानी एक करेक्टर हु चेंज इन सम इम्पोर्टेंट वे, यानी कुछ जगह पर वो बदल जाता है। तो ऐसे करेक्टर को हम लोग डायनेमिक करेक्टर क्या कहेंगे? डायनेमिक करेक्टर। कैसा कहेंगे? डायनेमिक, जो चेंज होता रहता है। बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट, दिस करेक्टर कैन बी डिफाइंड इन वन फ्रेज। इट इज वन डायमेंशनल विद वन और टू पर्सनालिटी ट्रेड्स सच करेक्टर इज। यानी ऐसा करेक्टर जिसकी लगभग दो पर्सनालिटी होती हैं, यानी कि जो क्या होता है? फ्रेज इट वन डायमेंशनल, जो कि केवल एक ही डायमेंशन में होता है, जिसे चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसे करेक्टर को हम लोग फ्लैट करेक्टर कहते हैं। जो करेक्टर क्या होते हैं? बदलते नहीं हैं, जो हमेशा सेम रहते हैं करेक्टर। तो ऐसे करेक्टर को हम लोग फ्लैट करेक्टर। आपने देखा होगा कभी कभी करेक्टर्स के बारे में। तो देखो इसमें कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में दिया है। ये फ्लैट करेक्टर इज सैम्पल सैलो, यानी कि एंड डिफाइंड बाई वन और टू ट्रेड्स, यानी कि ओनली दे डू नॉट अंडरगो डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टोरी, दे आर प्रिडिक्टेबल एंड कैन बी समन्ड अप इन ए सिंगल, यानी कि फ्रेजेस। E.M. फॉस्टर क्लासिफाइड सच करेक्टर्स इन अपेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। यानी कि ये जो करेक्टर होते हैं, ऐसे करेक्टर होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। ये हमेशा ईमानदार होते हैं, यानी कि जो भी आपका हीरो होगा, हीरो के प्रति ये ईमानदार रहते हैं। और उनको उनकी पहले से ही भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये अब गलत सिचुएशन ऐसी आने वाली है, कठिन समय आने वाला है। तो ये कठिन समय में भी अडिग खड़े रहेंगे हीरो के साथ में। तो ये ऐसे, जैसे कि नौकर का सीन हो किसी में, तो नौकर का सीन हमेशा वफादार दिखाया जाता है। तो जो सीन होते हैं उनमें हमेशा वो वफादार रहते हैं, यानी कि उनका जो करैक्टर होता है वो कुछ भी हो लेकिन वो बदलते नहीं हैं, हमेशा ईमानदार हैं तो ईमानदारी पे ही अड़े रहते हैं, अपनी ईमानदारी के लिए ही जाने जाते हैं। तो ऐसे जो होते हैं इन करैक्टर्स को हम लोग तो ऐसे करैक्टर की पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी उनके बारे में पहले से जाना जा सकता है कि ये इनके साथ क्या करने वाले हैं, कैसा बर्ताव करने वाले थे कठिन परिस्थिति में भी। वन कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ करेक्टर्स। सच करेक्टर्स आर क्या कहलाते हैं? इनकी राउंड करेक्ट, यानी वन कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ करेक्टर्स, यानी कि सेम है उसका, वो करेक्टर जिनकी पहले से क्या करी जा सकती है कि भविष्यवाणी की जा सकती है, जो कही जा सकती है। तो वो ऐसे करेक्टर क्या कहलाते हैं? राउंड, डल या फ्लैट या एक्टिव। तो सेम है आपका, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर भी। फ्लैट करेक्टर कहलाएंगे जिनको पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा सकती है, जिनकी प्रिडिक्शन किया जा सकता है, यानी कि जिनकी भविष्यवाणी पहले से ही की जा सकती है। दिस करेक्टर इज कॉम्प्लेक्स लाइक द रियल पीपल, इट इज मल्टी डायमेंशनल सच करेक्टर इज, यानी कि ऐसा करेक्टर जो समय समय पर हमेशा बदलता रहता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसके बारे में प्रिडिक्शन करना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके बारे में जानना कि अब ये क्या करने वाला है, ये किसकी साइड लेने वाला है,
तो ऐसे करेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करेक्टर को हम लोग राउंड करेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड, जो हमेशा बदलता रहता है, राउंड यानी गोलता घूमता रहता है, ऐसे करेक्टर को हम लोग राउंड करेक्टर। बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है सच करेक्टर्स सरप्राइज द रीडर्स वाई देयर एक्शन और बिहेवियर दीज करेक्टर्स आर नाउ एज, क्या कहलाते हैं? फ्लैट करेक्टर, राउंड, एक्टिव या फिर डल, यहाँ पर वो करेक्टर क्या कहलाते हैं? तो ये आपका वी ऑप्शन सही है, यानी कि राउंड करेक्टर कैन सरप्राइज रीडर्स बिकॉज दे आर अनप्रिडिक्टेबल एंड नॉट कन्फाइंड टू ए सिंगल trait. Their actions reveal different aspects of their responsibilities. They change, develop and evolve as the story, यानी कि प्रोग्रेस। यानी कहने का मतलब है ये ऐसे करेक्टर जो राउंड करेक्टर होते हैं, इनका कुछ पता नहीं होता है कि कब किसकी साइड में क्या लेने वाले हैं रोल के लिए, तो ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जो स्टोरी को पढ़ रहा है या फिर जो देख रहा है उसको क्या कर देते हैं, एकदम शॉक कर देते हैं कि अरे ये हो, वो दिमाग में कुछ अज्यूम करे होता है और वो कुछ कर जाते हैं। तो ऐसे करेक्टर को हम लोग राउंड करेक्टर, जो हमेशा बदलते रहते हैं। दीज आर द करेक्टर्स दैट अपीयर रिपीटेडली, यानी कि जो बार बार आते रहते हैं इन ए लिटरेरी जैनर, एक ही लिटरेरी जैनर में, द कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द फॉर्म। दीज आर, यानी ऐसे करेक्टर जो स्टोरी के अंदर बार बार दिखाई देते हैं, हमेशा दिखाई देते रहते हैं, वो उन ऐसे करेक्टर्स को क्या कहते हैं हम लोग, जो हमेशा बार बार दिखाई देते रहते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी होना चाहिए, स्टॉक करेक्टर्स कहते हैं, यहाँ पर सी है। जैसे स्टॉक करेक्टर्स आर स्टीरियोटाइपिकल फिगर दैट रीअपियर इन लिटरेचर, यानी बार बार दिखाई देते हैं, एंड ड्रामा। एग्जाम्पल इंक्लूडेड द विकेड टैम्प मदर मैड साइंटिस्ट, यानी कि जैसे कि ये कह रहा है, यानी कि विकेड स्टेप मदर जो होती है आपकी दुष्ट सौतेली माँ, और मैड साइंटिस्ट यानी कि क्या है आपका पागल वैज्ञानिक, और फैथफुल सर्वेंट यानी कि जो आपका वफादार नौकर। दे आर कन्वेंशनल एंड इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड टू रीडर्स और ऑडियंस, यानी इसमें कहने का मतलब ये था कि ये ऐसे करेक्टर होते हैं जो वफादार नौकर है या फिर दुष्ट सौतेली माँ है या फिर पागल वैज्ञानिक है, ये किसी भी प्ले के अंदर या किसी मूवी के अंदर ये बार बार दिखाई देते रहते हैं। ये हमेशा सेम ही इनका वो होता है, तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा वो नहीं होता। तो ये लगभग घिसे पिटे से करेक्टर माने जाते हैं कि ये इनका है ही ऐसा, ऐसा करने ही वाले हैं वो, जो इनका पहले से ही रहता है कि ये क्या करने वाले हैं मूवी के अंदर। द कोरस इज, ये बताना क्या होने वाला है, ए ग्रुप ऑफ मैन करेक्टर्स हु साइन इन यूनियन सॉन्ग्स दैट प्रोवाइड कमेंट्री एंड समटाइम्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्ले, या फिर ए हीरो एंड हिज हीरोइंस हु साइन इन यूनियंस सॉन्ग्स दैट प्रोवाइड, या फिर सी देखेंगे हम लोग, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग इन यूनियन यानी सॉन्ग्स दैट प्रोवाइड कमेंट्री एंड समटाइम्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्ले। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी ही होगा आपका, ये वाला, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो क्या काम करते हैं, किसी सॉन्ग को एक साथ गाते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, उस पूरी स्टोरी की एक बैकग्राउंड भी देते हैं कि इस स्टोरी में क्या होने वाला, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हमें देते हैं। ऐसे करते हैं। फूल इन किंग लियर, एनबार्बस इन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, थेरसाइड्स इन ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, एंड सेथ वैकविथ इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा आर द इंस्टेंस ऑफ। ये क्या है, पेस्टोरल करेक्टर हैं, एक्शन या फिर डोमेस्टिक करेक्टर हैं, या फिर कोरल करेक्टर्स हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, इन्हें कोरल करेक्टर्स कहते हैं। यानी कि कोरल करेक्टर्स सर्व ए रोल सिमिलर टू दैट ऑफ द कोरस इन क्लासिकल ड्रामा, यानी कि दे प्रोवाइड कमेंट्री, क्या करते हैं, हमें कमेंट्री प्रोवाइड करते हैं, रिफ्लेक्शन और पर्सपेक्टिव ऑन द मेन इवेंट्स एंड करेक्टर्स, हेल्पिंग टू शेप ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द
प्ले। यानी कि ये क्या, ऐसे हीरो जो होते हैं, यानी कि इनका मतलब क्या था आपका, कोरल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक हमें ऐसी स्टोरी को बताते रहते हैं, बीच बीच में हमें उसको कहानी को समझने में आसानी होती है, इसमें कहानी हो क्या रही है, इसको कोरल कैरेक्टर कहा जाता है। ऐसे ए वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू, यानी कि ओवर यूज इज। जो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बार बार यूज होते रहते हैं, और इनका बार बार यूज होने से क्या होता है, उनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, और वो ये लगते हैं कि ये तो बड़े घिसे पिटे से लगते हैं, तो उन्हें किलचे कहते हैं। क्या कहते हैं, किलचे कहते हैं। तो ये राइट ऑप्शन विल बी डी होने वाला है यहाँ पर, किलचे कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, क्लिचे कहे जाते हैं यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन विल बी डी है। ये क्लिचे इज ओवर यूज, बहुत ज़्यादा यूज हो चुके हैं, फ्रेज और एक्सप्रेशन दैट हैज लॉस्ट ओरिजिनलिटी एंड फ्रेशनेस। फ्रेजेस लाइक एज बिजी एज वी, यानी कि एज बिजी एज ए वी, यानी और, या फिर टाइम विल टेल, यानी कि समय पर, समय बताएगा। क्या कहेगा, समय बताएगा। टाइम विल टेल यानी समय बताएगा। आर क्लिचेस यानी कि दे वीकन राइटिंग बिकॉज द लैक क्रिएटिव एंड इम्पैक्ट, यानी ये क्या करते हैं, बहुत ही कम ही प्रभाव डालते हैं किसी भी वर्क में। तो ऐसे वर्क जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ड जो होते हैं वो क्लिचे कहलाते हैं, जिनको आउटडेटेड हो चुके हैं, वो कहने का मतलब है ओल्ड फैशन कहलाते हैं। इट इज़ ए प्लॉट डिवाइस विच इज यूज टू कॉज सस्पेंस। ए स्टोरी और प्लॉट लाइन कम्स टू एन एंड सडनली। इट आल्सो हैज़ ए लार्ज प्लॉट ट्विस्ट। इट लीव्स मैनी क्वेश्चंस unanswered. It puts the main character in difficult dilemma. The main character is confronted with is shocking, यानी कि revelation at the end of an episode of serialized fiction. This plot device is, बेटे क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पर ये जो कहा गया है, कोई एक स्टोरी जिसके लिए एकदम अचानक से रोक देना, किसी ऐसे पे रोक देना, और उसके बाद में रोकने के बाद फिर उसमें कुछ एकदम अचानक से कुछ नया होने वाला हो, यानी हमें एकदम सस्पेंस में डाल दे कि अब क्या होगा, और जब बिल्कुल हमें पीक पॉइंट हो और हमारे मन में जानने की क्यूरियोसिटी हो कि अब क्या होगा, वहीं पर उस स्टोरी को रोक दिया जाए। रोकने के बाद फिर उसको बाद में चलाया जाए और हमारे मन में क्यूरियोसिटी बनी रहे। तो यानी कहने का मतलब जैसे उस स्टोरी को टांग दिया गया हो, यानी कि हैंग कर दिया गया हो उस क्लिप को। तो ये मोस्टली आपने देखा होगा, ऐसा हमने सीरियल में मोस्ट होता है, यानी कि जैसे आप सीरियल देख रहे हो और सीरियल का बिल्कुल अंतिम पार्ट ऐसे दिखाया जाएगा, आपको ये लगेगा कि अब वो अभी हाल हो जस्ट देखने के लिए क्या होगा, तो फिर वो वहाँ पर रोकने के बाद में उससे आगे का अगले दिन दिखाया जाएगा आपके लिए, वो सीरियल अगले दिन दिखाया जाएगा। तो अगले दिन आपके मन में ये क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि मैं कल ज़रूर देखूंगा कि इसके आगे क्या होगा। ऐसे ही उसको हर बार वहीं पे छोड़ा जाता है जहाँ पे आपके मन में क्यूरियोसिटी बनी है। तो जहाँ पर रोका गया है, वो जो रोकने की प्रक्रिया है उसे क्लिफ हैंगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लिफ हैंगर बोला जाता है। तो इसको सीरियल्स में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पर ए होने वाला है, क्लिफ हैंगर। ये वो सीन जो होता है आपका क्लिफ हैंगर कहा जाता है उससे, यानी कि खुट्टी पे टांग देना। नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ क्लिफ हैंगर अपीयर्ड इन द विक्टोरियन सीरियल नॉवेल, यानी विक्टोरियन सीरियल नॉवेल में स्टार्ट हुई थी। इट अपीयर्ड इन चार्ल्स डिकेंस, ए पायनियर ऑफ सीरियल पब्लिकेशन ऑफ नैरेटिव फिक्शन। द टर्म क्लिफ हैंगर ओरिजिनेटेड इन 1873 when Henry Knights was left hanging off a cliff. The protagonist Henry Knight appeared in, ये किस में दिखाया गया था, यानी कि हार्डिस ए पेयर ऑफ ब्लू आइज में दिखा था, या फिर डिकन्स ओवली ट्विस्ट में, या फिर हार्डिस फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में दिखा था, या फिर डिकन्स ए टेबल ऑफ
2 cities में दिखा था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। हार्डीज ए पेयर ऑफ ब्लू आइज में दिखा था। ये सबसे पहले इन्होंने जो यूज किया था वो हार्डीज ए पेयर ऑफ ब्लू आइज में क्लिफ हैंगर टर्म को यूज किया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोजेड ड्रामा इज ए ड्रामा रिटन इन ए रूम या फिर ए ड्रामा रिटन टू बी स्टेज रादर देन रीड, नहीं ए ड्रामा रिटन टू बी रीड रादर देन एक्टेड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी होगा। यानी कि जो क्लोजेड ड्रामा होते हैं वो केवल और केवल रीड करने के लिए होते हैं, यानी कि पढ़ने के लिए, और कभी कभी इनको क्या किया जाता है एक्ट यानी कि परफॉर्म भी कर दिया जाता है इसके साथ साथ। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट्स लैंडर्स काउंट जूलियस यानी कि जूलिया वायरन्स, यानी काउंट ये है लैंडर्स काउंट जूलिया या फिर वायरन्स मैनफ्रीड या फिर कीट्स ओथो द ग्रेट सैलिस प्रोमिथियो, ये क्या है प्रोमीथियस अनबाउंड एंड इसके साथ में हार्डीज द डायनिस्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ, ये क्या चीज़ है, क्या कहलाते हैं। यानी कि क्लोजेड ड्रामा है, मेलो ड्रामा है, कोरल ड्रामा है या फिर कॉमिकल ड्रामा। इस क्वेश्चन को भी देख लेना, यहाँ पर आपका ये कोरल ड्रामा दिया है और ये क्लोजेड ड्रामा भी है, हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर ए दिखाया है, लेकिन आपकी बुक में जो दिया है ये सी ऑप्शन दिया है, तो इसको आप चेक कर लेंगे सेल्फ। नेक्स्ट, हु डिफाइंड द कोड हीरो इज ए मैन हु लिव्स करेक्टली फॉलोइंग द आइडियल्स ऑफ ऑनर करेज एंड एंडोरेंस इन ए वर्ल्ड दैट इज समटाइम्स chaotic, often stressful and always painful। क्या कहलाता है ये आपका, यहाँ पर बताना है आपको। अर्नेस्ट हेमिंग्वे है यहाँ पर, राइट ऑप्शन आपका ए है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे कोड हीरो के लिए। द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विथ, तो हेमिंग्वे है यहाँ पर, वी है, सही है यहाँ पर राइट ऑप्शन मिली। ये कोड हीरो हेमिंग्वे ने इसको इनकी दिया था, एसोसिएटेड किया था। अगला, सच वर्ड और फ्रेज कैन बी यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन एंड इनफॉर्मल राइटिंग बट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फॉर्मल सिचुएशंस। द टर्म फॉर सच वर्ड इज, यानी कि ऐसे शब्द जो हम हमेशा अपनी डेली यूज में करते रहते हैं लेकिन उनको हम लोग कहीं भी फॉर्मल रूप से नहीं लिख सकते, कहीं पे फॉर्मल राइटिंग करनी है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, इनफॉर्मल अपनी यूज में करते रहते हैं। वो वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी हमेशा बोलचाल की भाषा होती है वो कोलिक्युलिज्म कहलाती है, लेकिन उसको हम लोग किसमें यूज में हम लोग फॉर्मल यूज में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी होगा, कोलिक्युलिज्म कहलाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अम्यूजिंग एंड सटायरिकल इन टोन, इट्स एंड इज चेयरफुल, इट सॉर्ट द ट्रम्फ ओवर अनप्लीजेंट, इट क्रिएट्स कॉमिक इफेक्ट्स, द फाइनल आउटकम इज ए हैप्पी कंक्लूजन, इट इज। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कोई ऐसा वर्क जो क्या है आपका कॉमिक इफेक्ट वगैरह रहता है और फाइनली लास्ट में जो होगा यानी कि जो एंडिंग होगी वो बिल्कुल हैप्पी होगी, तो ऐसे वर्क को हम लोग कॉमेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमेडी कहते हैं। राइट ऑप्शन विल बी ए है यहाँ पर। नेक्स्ट है, कॉमेडी इज ड्राइव्ड फ्रॉम कॉमेडिया, रिवील सॉन्ग कॉमेडिया इज रोमन वर्ड से लिया है या फिर फ्रेंच वर्ड से लिया है या ग्रीक वर्ड से। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है सी है, ग्रीक वर्ड है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेसर फॉर मेसर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, द विंटर्स टेल क्या है, लाइट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर है या लास्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर है या फिर डार्क कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर है या फिर नाइट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि डार्क कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर होंगे यहाँ पर। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा।
फ्लेग्म ब्लड, येलो वाइल एंड ब्लैक वाइल आर नाउ एस, क्या कहलाता है? इसे हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। राइट ऑप्शन विल बी वी है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी वीडियो अगर पसंद आ गई है तो आप लोग इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे हम और भी लोगों तक पहुंच पाएँ। और कहीं भी कमी है तो उसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वहाँ हम ज़रूर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।